Hello everyone, welcome back to my channel BioPoon. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ये 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 5 है। तो सबसे पहले अगर हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये जो चैप्टर है ये डील करता है कि कैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफ़र होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये जो ट्रांसमिशन होता है ये किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है इनहेरिटेंस और वेरिएशन से। ठीक है, तो अब इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है। इनहेरिटेंस सिंपली वो प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं पेरेंट से प्रोजनी में या फिर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वेरिएशन की। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन मीन्स डिग्री ऑफ चेंजेस बाय विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो जितने चेंजेस जो प्रोजनी में देखे जा रहे हैं अपने पेरेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर हम जेनेटिक्स में बात कर रहे हैं तो हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएशन उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दो डिफरेंट जीन पूल इन्वॉल्व है। तो हम वेरिएशन कह रहे हैं बिकॉज हम अपने पेरेंट के कार्बन कॉपी नहीं हैं, हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं, हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट की तरह हैं, बट हम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज तो नहीं हैं, हम क्लोन तो नहीं हैं। तो वो जो चेंजेस हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से डिफरेंट बनाते हैं वो ही वेरिएशन है। अब नेक्स्ट चीज़ एक जो वर्ड है हेरिडिटरी या हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वर्ड से हम क्या समझते हैं? हेरिडिटी मीन्स स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो आप ध्यान देना कि हेरिडिटी इज स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, और इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट से प्रोजनी में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये हमारी फर्स्ट चार्ट डिफाइन थी। ये वर्ड्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब अगर हम जेनेटिक्स की बात करें और ग्रेगोर मेंडल की हम बात ना करें तो ये तो बिल्कुल ही ना इंसाफी वाली बात होगी, क्योंकि ग्रेगोर जोहानन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूड किए जेनेटिक्स के मतलब जेनेटिक्स में, और इन्होंने मैथ्स स्टैटिस्टिकल ये सब चीज़ें अप्लाई की, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया और रिजल्ट्स निकाले कि किस तरह जेनेटिक्स मतलब ये पूरा हेरिडिटी वर्क करती है, वेरिएशन वर्क करता है। बट उस टाइम जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1856 से 1863 में, तो ये एक्सपेरिमेंट जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, बिकॉज ये एक मैथमेटिशियन थे। तो ये सब हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या हुआ, इनकी जो एक्सपेरिमेंट्स और इनकी थ्योरीज, इनके लॉज क्यों एक्सेप्ट नहीं किए गए। बट बाद में जब इनके सभी एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया 1900 में, जो कि हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तब पता चला कि जो हमारे मेंडल जी हैं इन्होंने सब कुछ सही किया था, इसीलिए इन्हें फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब मिला। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो गार्डन पी पे किए थे, और वो 7 years का पूरा टाइम था, टाइम स्पैन, जिसमें इन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए, वो हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया कि मेंडल ने गार्डन पी का इस्तेमाल किया, तो गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटावियम। ठीक है, अब ये प्लांट क्यों यूज़ किया? जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम साइंस में किसी ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें तो वो एक स्पेसिफिक मीनिंग है कि वो ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट है या फिर वो ऑर्गेनिज्म से ट्रेट्स को एक्सट्रैक्ट, जीन को एक्सट्रैक्ट करना, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, उसको ऑब्जर्व करना ईजी है, ईजिली अवेलेबल है। इस तरह की रीज़न होते हैं कि हम एक स्पेसिफिक, जिसे हम कह सकते हैं मॉडल, स्पेसिफिक मॉडल यूज़ करते हैं हर एक ब्रांच में। तो जेनेटिक्स में यहाँ मेंडल ने जो प्लांट यूज़ किया वो था पी प्लांट, पाइसम सेटावियम इसका साइंटिफिक नेम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने सिर्फ यही प्लांट क्यों यूज़ किया, तो आप सिंपल रीजंस लिखोगे जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो
क्योंकि पी प्लांट बहुत ही वेरियस कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, वो बहुत ही अच्छे से वेरिएशन शो करता है ट्रेट्स में। आप देख सकते हो सीड में, सीड के शेप और सीड कलर में, सीड शेप आपके पास येलो और ग्रीन था, और सीड जो शेप है वो राउंड और रिंकल्ड है। और फ्लावर में आपके पास दो कलर थे, वाइट और पर्पल। पॉड कलर और पॉड शेप भी डिफरेंट है, स्टेम प्लेस और साइज भी डिफरेंस है। ये अभी हम आगे और समझेंगे कि ये दो डिफरेंट कैरेक्टर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ें। जैसे कि मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जो मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बताया था, आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन होता है जिसमें हमने इमैस्कुलेशन, बैगिंग, इन सब का इस्तेमाल किया, तो मेंडल ने भी उसी तरह एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स को यूज़ किया। अब अगर हम कहें ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या होती हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स मतलब वो प्लांट स्पीशीज जिनमें कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और स्टेबल इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स हैं, उसमें स्टेबल एक्सप्रेशन हो रहा है कैरेक्टर्स का हर एक जनरेशन में। तो हम ऐसे प्लांट्स लेंगे जिनमें स्टेबल कैरेक्टर हैं जो कई जनरेशन से पास ऑन हो रहे हैं, ताकि जो हम चेंजेस करें तो हमें पता चले कि प्रीवियसली क्या था और न्यू चेंजेस क्या आए। तो मेंडल ने जो टोटल कैरेक्टर्स लिए थे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के, वो हमारे पास 7 थे, और ऑपोजिट अगर हम मिलाएं तो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज ली थी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जब पॉलिनेशन होता है ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ में तो किस तरह से जनरेशन्स आती हैं, और ये सभी टर्म्स जो हैं, हम काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो आगे इस चैप्टर में आपको हेल्प करेंगी और कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो हमने 10th में भी पढ़ा था कि जो पेरेंटल जनरेशन है, जब उनके बीच में क्रॉस होता है तो जो फर्स्ट जनरेशन आती है उसे हम कहते हैं फिलायल जनरेशन और F1 जनरेशन। फिलायल का मतलब ही होता है फर्स्ट, ठीक है। तो जब पेरेंटल क्रॉस हुआ और फर्स्ट जो प्रोजेनीज आई उन्हें हम कहेंगे F1 जनरेशन या फिर फिलायल जनरेशन। अब हमने फर्स्ट स्लाइड में ये पढ़ा था कि जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से प्रोजनी में, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, और वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं प्रोजनी में। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन का प्रोसेस है, ये कौन करता है? ये हमारे पास है, हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स। तो जीन्स को हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने लिखा है यहाँ पे एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है। तो जो टॉल प्लांट है उसके नीचे हमने लिखा है कैपिटल टी कैपिटल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों है जीन, और ये जीन जो ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो है हाइट का ट्रेट। तो जो कैपिटल टी ट्रेट्स हैं दोनों वो एक्सप्रेस कर रहे हैं टॉल हाइट को, और जो स्मॉल टी हैं दोनों वो एक्सप्रेस कर रहे हैं ड्वार्फ हाइट को। अब अगर मैं बोलूं कि ये दोनों जो जीन हैं ये एक एलील से बने हैं, तो जो आपका सिंगल कैपिटल टी है या सिंगल स्मॉल टी है ये क्या है? एलील है। तो एक जीन में अ पेयर ऑफ एलील होते हैं। तो एलील रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ जीन विच ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम पे हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो जीन है वो पेयर ऑफ एलील से बने हैं, और जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम में जिसे हम लोकाई या फिर लोकस कहते हैं, वहाँ पे जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जीन कोड करते हैं पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए जिन्हें हम एलील कहते हैं। तो आगे भी हम पढ़ेंगे, और अभी मैंने आपको जो 7 ट्रू ब्रीडिंग जो वेराइटीज़ में ट्रेट्स दिखाए थे 14 कंट्रास्टिंग, वो ही जीन्स हैं हमारे, वो सब जीन्स हैं जो डिफरेंट एलील को कैरी कर रहे हैं, जो एलील एक पर्टिकुलर ट्रेट्स एक्सप्रेस करते हैं। तो अब जैसे जो आपका टॉल के लिए जीन है, ठीक है, टी ये एक्सप्रेस कर रहा है टॉल हाइट। तो जो भी चीज़ एक्सप्रेस होगी उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आउटर अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या जो भी ट्रेट्स विच आर ऑब्जर्वेबल, जो विजिबल हैं, तो उस कैरेक्टर्स को हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, कि वो टॉल है, शॉर्ट है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, किस तरह से दिख
दिख रहा है, ठीक है। अब होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जीनोटाइप हमारा कैपिटल टी, स्मॉल टी या फिर कॉम्बिनेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी का। तो ये जो हमने टी ये लिखे हैं एलील, ये क्या है? जीनोटाइप, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा जीनोटाइप है वो डिसाइड करता है कि फिनोटाइप क्या होगा। तो फिनोटाइप डिपेंडेंट है हमारे जीनोटाइप पे, ठीक है। तो जो भी जीनोटाइप होगा वही एक्सप्रेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि डोमिनेंट जीन। अब डोमिनेंट जीन क्या होता है? डोमिनेंट जीन वो जीन है जो F1 प्रोजनी में एक्सप्रेस होता है सबसे पहले, या फिर वो जीन जो एक्सप्रेस होगा मॉर्फोलॉजिकली जनरेशन में, और अपना जो पार्टनर जीन है, जो ऑपोजिट जीन है या फिर ऑल्टरनेटिंग जो उसका जीन है, उसे उसके कैरेक्टर्स को मास्क करेगा या सप्रेस करेगा प्रोजनी में आने से। जैसा कि आप प्रीवियस डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हाइट के लिए जीन है, टॉल और ड्वार्फ, और आपने देखा F1 प्रोजनी में क्रॉस होने के बाद आपके पास सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, आपके पास जो हेटेरोजाइगोट फॉर्म आया है, तो जो कैपिटल टी की वजह से जो प्रोजनी है वो हर जगह डोमिनेंट है। स्मॉल टी प्रेजेंट है बट कैपिटल टी ने स्मॉल टी के ड्वार्फ ट्रेट को आने नहीं दिया, तो सारी प्रोजनी कैसी थी? टॉल। तो ये है हमारा डोमिनेंट जीन। रेसेसिव जीन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ मॉर्फोलॉजिकली, वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया क्योंकि डोमिनेंट जीन प्रेजेंट था। तो अगर एक हाइब्रिड कंडीशन में ऐसा होता है, हाइब्रिड मीन्स जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हाइब्रिड है, हेटेरोजाइगोट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये प्योर लाइन नहीं है, यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन है, एक रेसेसिव जीन है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उन्हें हम कहते हैं हेटेरोजाइगोट ऑर्गेनिज्म या फिर हेटेरोजाइगस, जो कि यहाँ डेफिनेशन भी है। हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म वो हैं जिनके पास दो डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स हैं किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगर कहीं पे भी होगा तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म फिनोटिपिकली तो वो टॉल है, ठीक है, क्योंकि टी डोमिनेंट जीन है, बट जीनोटिपिकली उसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो आइडेंटिकल जीन कैरी करते हैं, सिमिलर पेयर ऑफ जीन कैरी करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। तो जैसे कि हमारे पेरेंट्स, जो यहाँ पेरेंट्स दिखाए थे टॉल और ड्वार्फ, वो होमोजाइगस थे हाइट के ट्रेट के लिए, दोनों के पास या फिर कैपिटल टी था या फिर स्मॉल टी था। अब हम कह सकते हैं कि जीन जो है, मेंडल ने उस टाइम, मेंडल को जीन के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो थे फैक्टर्स। वो कह रहे थे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे, बट लेटर ऑन जब इनका सारा वर्क रीडिस्कवर किया गया और हमें क्रोमोसोम्स इन सब के बारे में पता चला, तब हमें ये आइडिया लगा कि जीन है क्रोमोसोम्स पे जो रिस्पॉन्सिबल हैं कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट, ये जो आपका टेबल है ये आपको सारे जो आपके ट्रेट्स हैं, जो 7 ट्रेट्स यूज़ किए थे, उनका डोमिनेंट और रेसेसिव जो कैरेक्टर्स हैं वो बता रहा है, जो मैंने आपको सेकेंड स्लाइड में भी डिस्कस किया था। जैसे कि सीड शेप, चलो सबसे पहले हम प्लांट हाइट करते हैं, जो हमने अभी अभी डायग्राम में भी देखा है। प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट का जो आपके पास जीन होता है वो है कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो जो आपका डोमिनेंट ट्रेट है वो टॉल हाइट इज डोमिनेंट, ठीक है, और रेसेसिव ट्रेट है शॉर्ट हाइट, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आपको क्रॉस करने को आते हैं या एग्जाम्पल लिखने को आता है कि कोई भी एक पी ट्रेट लो और उसका डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर बताओ, तो आप सिंपल लिखेंगे, जैसे सीड शेप ले लिया तो उसमें डोमिनेंट है राउंड और रेसेसिव ट्रेट है रिंकल्ड ट्रेट, ठीक है। तो राउंड के लिए हम कैपिटल आर लिखेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और रेसेसिव ट्रेट के लिए जो रिंकल्ड है उसके लिए हम स्मॉल आर लिखेंगे। हम हमेशा जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसके जो उसका जो लेटर है फर्स्ट, उसे हम कैपिटल में लेते हैं, और उसी का जो रेसेसिव ट्रेट है उसे स्मॉल लेटर में लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you for watching the video.